अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जब आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमत जनवरी तक मेहमान है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है जल्द से जुलूस होने चाहिए, जमहूरियत में जरूर होने चाहिए, लेकिन ये जो वबा है ये जल्द से जुलूस नहीं देखती। जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ये जो वबा है बड़ी खतरनाक है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो सेकंड वेव है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सिंध गवर्नमेंट सबसे पहले कहते थे कि खान साहब लॉकडाउन होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। आज वही कहते हैं कि हमें जल्द से जुलूस करने दें। खान साहब पहले कहते थे कि लॉकडाउन सख्त नहीं होना चाहिए, आज वो कहते हैं कि जल्द से जुलूस नहीं होने चाहिए। हर कोई सियासत कर रहा है इस मुल्क के अंदर, हर किसी ने सियासत की है। जब से यह मुल्क बना है इसी ने हर कोई अपनी पार्टी जाती मुफादात से बाहर नहीं निकला। इस मुल्क ने सब कुछ हमें दिया है। कभी यह सवाल अपने आप से करें कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये। इसी स्टूडियो में अपने दावत दी मोहतरम जनाब पीर नूरुल्लाह कुरैशी साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम है और सिंध गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक, मैं आपको वेलकम करता हूं। और फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक हुनैद लाखानी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ और फाउंडर हैं इकरा यूनिवर्सिटी के, बैतुल माल सिंध के सरबराह हैं। मैं आपको भी सर वेलकम करता हूं अपने शो। सर मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा। फेडरल गवर्नमेंट है, ये हुकूमत जनवरी तक मेहमान है, क्या कहेंगे सर? बस ये एक स्लोगन है पॉलिटिकल, इसकी कोई इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। बस ठीक है, कहने दें और वही बेहतर बताएंगे उन्होंने क्यों कहा। जनवरी तक मेहमान है, जनवरी 2025, देन जनवरी 2030। ये किससे बताया इसकी डिटेल, वो देख लेंगे। सर दूसरी बात है, जल्द से जल्द क्यों नहीं करें? आप भी करते थे, अभी आपने भी किया था गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पहले। उस टाइम कोरोना नहीं फैल रहा था, अब फैल रहा है। उस टाइम सही था, अब नहीं सही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो करंट कोरोना का स्पाइक है, आप देखें अक्टूबर 10 को अगर 200 केसेस अ डे थे तो आज 2000 केसेस अ डे हैं। आज के दिन 900 केसेस हैं। हमारी एक शरह है परसेंटेज के हिसाब से, पहले 5% थी, फिर पता चला कि जी हैदराबाद में जो है 15% हो गई है। अब कराची में भी जिस तेजी से फैल रहा है और लोग जो हैं जिस बेएहतियाती के साथ फिर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास राशन नहीं था, बांटने के लिए जा रहे थे। दोबारा से अगर हुआ और दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ गया तो फिर लोग जो हैं वो बदवाएं देंगे इन लोगों को जो आज जल्द से जुलूस कर रहे हैं। सो ये वक्त जो है होश के नाखून करने का है और इस वक्त अपने आप को भी बचाना है, अपने कारोबार को भी बचाना है, अपने घर में अपने बुजुर्गों और अपने बच्चों को भी बचाना है। इस वक्त एहतियात करना जरूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। 3 दिन पहले ऑस्ट्रिया बंद हो गया, अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में जो है लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है, 2 लाख केसेस पर डे तक पहुंच गया है। इंग्लैंड में जो है लॉकडाउन लग गया है, फ्रांस के अंदर लॉकडाउन लग गया है, जर्मनी के अंदर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लग गया है, पोलैंड के अंदर लॉकडाउन लग गया है, इटली के अंदर लॉकडाउन लग गया है। हमें पाकिस्तान को लॉकडाउन से अगर बचाना है तो हमें आज एहतियात करनी होगी। सिर्फ मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है और पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड करनी है। अपना कारोबार करें लेकिन अपने ग्राहकों को कहें कि थोड़ा डिस्टेंस रखें, अपनी दुकान के अंदर कोरोना फैलने से बचाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है और इस वक्त ये वक्त की जरूरत है कि हम अपने मुल्क को, अपनी मईशत को बचाएं। हम वैसे ही बहुत गरीब मुल्क हैं, यहाँ पे गुर्बत से बुरा हाल है, लोग मर रहे हैं भूख से। इस वक्त अगर हम कोई बेएहतियाती करेंगे और कोई बचपना करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे लोगों की जान के साथ, लोगों के माल के साथ, तो ये बड़ा जुल्म हो जाएगा। ठीक है, सर कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं, अवाम प्रायोरिटी नहीं है, सियासत आपकी तरजीह है। थैंक यू इम्तियाज मीर साहब, पहले तो आपने अपने शो में इनवाइट किया। मीर साहब मैं पहले एक बात बताता चलूँ
कि जब ये कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हुआ था, पाकिस्तान में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, तो सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी ने इस पे सीरियसली एक्शन लिया था, लॉकडाउन की तरफ गए थे और उस वक्त से अभी तक हम एडवोकेट कर रहे हैं जो कि एसओपीज हैं उनको फॉलो किया जाए। अच्छा, जहाँ तक बात रही जलसों की, तो अभी एक हफ्ता पहले तक जलसे करना ठीक था। जब तक पीटीआई हुकूमत को ज़ैब दे रहा था, जब तक उनके फेवर में जलसे जा रहे थे, तो तब तक जलसे करना ठीक था। जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म हुए तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज़, नई पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी कि जी अभी जलसों पे बैन लगना चाहिए। देखें, जो है वो जलसे करना या एक एहतजाज करना, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हर किसी का राइट है। पीर साहब, ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि 15 दिन अगर उन्होंने गलत किया तो आप भी करें। अभी नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि देखें, जलसों के अंदर एसओपीज फॉलो होते हैं और हम इंश्योर करते हैं। जितने भी जलसे देखे कहीं भी नहीं होते, मस्जिद में भी एसओपीज फॉलो नहीं होते। हर जलसे माजरत के साथ हर जलसे में सर मैं आपको बताऊं करते हैं कि सबको हम मास्क, सर मार्केट्स में होता है, स्कूल्स में होता है। कोई मुझे आप एक स्कूल बताएं, कोई एक मार्केट बताएं। मस्जिद के अंदर आज भी मैंने देखा जितने भी लोग निकल रहे थे कि मैंने आपको बताया, मैंने 30% भी मास्क किसी को नहीं देखे। देखें, ये पॉलिसीज फॉलो कराना, इंप्लीमेंट कराना पब्लिक प्लेसेस में रियासत का काम है। दूसरी बात ये कि जो जलसे हैं वो कहीं पे भी दुनिया में प्रोटेस्ट बंद नहीं हुए। उन्होंने कभी भी, अमेरिका के अंदर जब फर्स्ट वेव आ रही थी तो उस वक्त भी आपने देखा कि जहां जब कोई इश्यूज हुए तो उस पर लोग रोडों पे निकले, उस पर कोई उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है जो कि हमारा हक है एक एक्सरसाइज करना। और हमें सीरियसली ये लगता है कि अभी जो इनकी हुकूमत से इकोनॉमी को ख़तरा है वो कोरोना से ज़्यादा है, इसलिए हम रोडों पे निकले हैं। अभी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अभी जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, अभी तक जितनी भी इनकी पॉलिसीज शुरू में इन्होंने कहा था जो चीज़ें करेंगे, वो उनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई। सारी चीज़ों पे यू टर्न लिया है और अभी इस सिचुएशन में हम हैं जहाँ पे हम फील कर रहे हैं कि कोरोना से ज़्यादा इनकी हुकूमत से खतरा है। हुर्रे साहब ये कह रहे हैं कि हम जरूर निकलेंगे, आप कह रहे हैं कि कोरोना है, आप कह रहे हैं कि हम नहीं निकलने देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे, ये कहेंगे हम निकल, अगर हमें रोका गया तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। सबसे पहले तो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, तो मैं अभी आपसे प्रोटेस्ट करना चाह रहा हूं कि मुझे आपने मेरे भाई के साथ बिठा दिया है और पीर साहब के आगे मैं मुखालफत जो है वो मज़ा नहीं आ रहा। ये आपका जमहूरियत है। ये अब मैं इसमें ये ऐड करूंगा आपको। देखें, ये बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है कि कोरोना से भी बचाना है और मईशत को भी बचाना है। हम गरीब मुल्क हैं, हमें कर्जे भी अदा करने हैं, हमें वैक्सीन भी खरीदनी है, हमें अपनी पहिया भी चलाना है, घर का तेल भी मंगाना है, बाहर से और भी चीज़ें आती हैं वो भी करनी है और फिर साथ में अपनी इकॉनमी को भी इस तरह चलाना है कि हमारी इंडस्ट्रीज भी चल जाएं। जहाँ तक इकॉनमी की बात है तो इकॉनमी में ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने कोई एक्शन लिया उसका रिजल्ट फौरन अगले दिन आ गया, नहीं। हमारा इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इंटरेस्ट रेट को हाई करना पड़ा और जो रिजल्ट्स हैं वो रिसेंटली नज़र आना शुरू हो गए। जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके असरात नज़र आना शुरू हो गए। जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए। टेक्सटाइल सेक्टर में 14.4% ग्रोथ, जो हमारा आईटी सेक्टर है उसमें 44% ग्रोथ, जो हमारा पर मंथ जो डेफिसिट होता था वो ख़त्म हो गया, $2 बिलियन से ज़ीरो हुआ, अब $700 मिलियन से सरप्लस में हो गया है। और हमारा जो रुपया है वो 10-10 पैसे करते करते 10 रुपए कम हो गया है डॉलर से। और ना सिर्फ मैं, ये देखें ब्लूमबर्ग वो इसकी तारीफ करता है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। जो IMF का जरीदा है वो तारीफ करता है कि जो हमारी करेंसी वन ऑफ द स्टेबल करेंसीज में से है। जो वर्ल्ड बैंक है वो अपने उसमें तारीफ करता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान ने 28 मुल्कों को ओवरटेक कर लिया है। जहां लोएस्ट पे होता था अब बेहतर पोजीशन पे आ गया। 4 चीजें आपसे पूछूंगा। इकोनॉमी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप जीडीपी ग्रोथ हमारी तारीख में पहली दफा नेगेटिव हुई, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? कोरोना की वजह से सर, जिसकी वजह से हुई, नेगेटिव हुई या नहीं हुई? एक चीज
हमने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया, कम अरसे में। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, 2 हम मुझे बेरोजगारी और महंगाई हुई या नहीं हुई, ये 4 चीजें। आम बंदा सर रोटी कपड़ा ये चीज मांगता है, बेरोजगारी हुई नहीं हुई, महंगाई हुई नहीं हुई, ये लोग पूछते हैं। सर देखिए, महंगाई, आप अगर ये बात करें महंगाई की, तो जब इन्फ्लेशन रेट है तो चीजें तो ऊपर जाएंगी। जब आपने कर्जे लिए हुए, उसको इंटरेस्ट आपने देना है, उसके लिए आपने यहीं से टैक्स जमा करके देना है। लेकर आपने कर्जा उतारा है नहीं, बट महंगे कर्जे जो हैं वो उतारे हैं, और $10 बिलियन हमने उतारा है। $10 बिलियन में से $8 बिलियन कर्जा है, और उसके अंदर वो सिर्फ 1.8 बिलियन जो है वो इंटरेस्ट है। सो महंगे कर्जे उतारे हैं, यस उतारे हैं, और सबसे ज्यादा कर्जे इस अरसे में उतारे हैं, हाँ सबसे ज्यादा कर्जे इस अरसे में उतारे हैं। और दूसरा, जहां तक आपकी इकोनॉमिक टर्न अराउंड है, वो आप देखें इस वक्त पूरे रीजन के अंदर रिसेशन है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो 2 to 3% है। ब्रेक का टाइम होगा 2.5 साल का अरसा। ये 3-4 चीजें सर आपकी हैं। आम बंदा ये बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये चीजें बंदा नहीं। रोटी कितने की है, ऑयल कितने का है, रोटी कितनी महंगी हो गई सर, तारीख में ये चीजें नहीं। जरदारी साहब का दौर था, नवाज शरीफ का दौर था, आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, आपने लोगों को ख्वाब ज्यादा दिखाए, आपने वादे ज्यादा किए। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक सर। ये 3-4 चीजें आपके सामने, आम आदमी लाखनी साहब ये देखता है, बड़ी बड़ी चीजें ये नहीं देखता। ये तेल ऑयल रोटी ये चीज कितनी महंगी हुई है, बड़े ख्वाब नहीं देखता, बड़े ख्वाब नहीं देखा है। खान साहब ने कहा आते ही चीजें बेहतर हो जाएंगे, आपने कहा था वादा दिखाया, क्या कहें? इम्तियाज भाई, आपने बात बिल्कुल सच कही है, 100% सच कही है। लोगों की दुखती रख पे हाथ रखा है, लेकिन ये मसले मसाइल जो हैं ये हल करने का तरीका क्या होता है दुनिया में? एक मिनट, मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, टॉप लीडिंग एंकर है हमारे पास किरण नाज साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैडम मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मैडम किस तरह देखते हैं, एक तरफ तो हुकूमत बज़िद है कि जलसे नहीं होने चाहिए, कोरोना फैल रहा, दूसरी तरफ अपोजिशन बज़िद है कि जलसे जरूर होंगे, आपका तज्जिया क्या है मैडम? सर बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि जब समझ इस वक्त ये नहीं आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को, मैं जरा नरेट करके बात करूंगी स्टेप वाइज, पीपल्स पार्टी का ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। जिस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से ये सारी कोशिशें की जा रही थी कि सारी चीजों को बंद कर दिया जाए, कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, हुकूमत को ख्याल नहीं है, उस वक्त पीपल्स पार्टी का ये स्टांस हुआ करता था और फेडरल गवर्नमेंट का ये स्टांस होता था कि हम इस वक्त मईशत के ऊपर इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। देन फाइनली एनसीओसी के फैसले हुए, चीजें सामने आई, बंद किया गया, एंड देन फाइनली आपके सामने कि हम किस तरह से कोरोना से निकले। अब जब सिचुएशन ये हो गई है कि फेडरल की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से आपको ये तजावीज मिल रही हैं, आपको ये मुशावरत हो रही है, आपको ये मशवरे मिल रहे हैं कि इस वक्त दूसरी वेव ज्यादा डेंजरस है, तो इस वक्त फिर पीपल्स पार्टी को खास तौर पर ये प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त जरूरी है सारी चीजों को रोकना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा से हम देखते आए हैं कि जो माफ कीजिएगा, हुकूमत में जो लोग मौजूद होते हैं वो मशवरे दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे होते। बट ये स्टेप बहुत जबरदस्त है वजीर आजम साहब का भी एंड पूरी कैबिनेट का भी, कि उन्होंने अगर कोई स्टेप लिया कोरोना को रोकने के लिए तो अपने सारे जलसे जुलूस उसे भी मुलतवी किया, अपनी सारी कॉर्नर मीटिंग्स और जो भी कुछ हो रहा है उसको भी बंद किया। एंड यहाँ पर ऑपोजिशन, जब मैं बात करती हूँ पीपल्स पार्टी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से, मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे से, तो हमें फौरी तौर पर ये बताया जाता है कि जी उस वक्त ये नहीं किया गया, या गिलगित बल्तिस्तान के जलसे इन्होंने अपने कर लिए, अपनी सारी चीजें कर ली, अब रोकने की कोशिश की जा रही है। तो फॉर गॉड सेक, अगर आप ये नारा लगाकर निकल रहे हैं कि आप आवाम के लिए निकल रहे हैं, आप आवाम को इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप खुद भी तो देखिए कि आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। पेशावर में जो 1000, 10,000, 20,000, 50,000 का मजमा आप इकट्ठा करेंगे, क्या वो पाकिस्तानी आवाम नहीं है जिनके लिए आप लोग निकल रहे हैं? क्या उनकी हेल्थ का और उनको कोरोना से बचाने का पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग नून को या पीडीएम के दीगर लोगों को ख्याल नहीं है? लेकिन अगर यहीं पर ही फेडरल की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा होता, तो सबसे ज्यादा यही पीपल्स पार्टी होती जो इस वक्त शोर कर रही होती कि देखें जी कोविड इतना ज्यादा फैल रहा है,
कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एनसीयूसी की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा। तो इस वक्त अलमिए का वक्त है, ये सोचने का वक्त है कि आप आखिर जा कहाँ रहे हैं और आप बेसिकली निकल किस लिए रहे हैं। फिर मीर साहब, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगी कि एक तरफ आप आवाम के लिए बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपका अपना स्टांस दिखाई दे रहा होता है। फिर जो आम तौर पर एक राय सामने आ रही होती है कि बेसिकली ये सारी की सारी चीजें आवाम के लिए नहीं है, ये आपको अपना एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए उन सारी चीजों के लिए। तो फिर इस तरह की चीजों से ये चीजें क्लियर हो रही होती हैं कि आप बेसिकली आवाम के लिए नहीं है, आप अपने ब्रीदिंग स्पेस के लिए निकले हुए हैं। सर मैडम, क्या वाकई आपको गवर्नमेंट की नीयत भी यही लग रही है कि ये जलसे नहीं हो कि कोरोना फैलेगा, या उनको जलसों से कोई डर खौफ लग रहा है कि तनकीद हो, कि आपको भी यही लग रहा है? सर देखिए, जलसों से डर खौफ हो सकता था, बिल्कुल गवर्नमेंट हिल सकती थी, बैकफुट पर आ सकती थी। जो चीजें पीडीएम चाह रही थी या ऑपोजिशन का इत्तेहाद चाह रहा था, ये सब हो सकता था अगर नवाज शरीफ साहब का वो स्टांस ना होता, अगर नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया ना होता जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी पीडीएम ही हिलकर रह गई। अब पीडीएम खुद अपने लिए रास्ते तलाश कर रही है बजाय इसके कि हुकूमत को इनसे कोई खौफ खतर हो। तो हुकूमत के लिए तो मैं हमेशा एक बात कहती आई हूँ कि हुकूमत को अपने ही लोगों से खतरा है, न कि ऑपोजिशन के लोगों से। लेकिन ऑपोजिशन की अब अपनी हालत बड़ी अजीब सी हो गई है। एक पर्सपेक्टिव ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक हल्का हाथ रखने की कोशिश की थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, और जैसा उनका बयान सामने आया था, जैसा उनका स्टेटमेंट सामने आया था कि वो बड़े शॉक हो गए थे जब उन्होंने नाम सुने, जब नवाज शरीफ साहब का बयान सुना, एंड देन जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो गए उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब का जो स्टांस, जो बयानिया सामने आया। तो इस वक्त आप देखिए कि पीडीएम ओवरऑल ऑपोजिशन, मतलब यहाँ पे हुकूमत हो गई है साइड पर, ऑपोजिशन अपने ही मामलात में कुछ क्लियर नहीं है कि बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं। वो हुकूमत को टफ टाइम देना चाह रहे हैं, वो अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस चाह रहे हैं, वो इदारों को कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ क्लियर नहीं है। और ये मुझे बहुत ज्यादा देर तक ये इत्तेहाद चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक जो नई टर्म यूज हो गई है ना, जाती बयानिया वाली, जिसको जो दिल चाह रहा है वो कह रहा है, लेकिन उसका नाम दिया जा रहा है जाती बयानिया को। लाइक आप देख लीजिए पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लीजिए, इसके साथ साथ आप दीगर लोगों के बयान, एतजाज एहसन साहब का बयान देख लीजिए, वहां पर एक दूसरे के खिलाफ बातें की जा रही हैं और फिर पार्टी लेवल पर ये कह दिया जाता है कि जाती बयानिया। तो मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता ये जाती बयानिया क्या होता है। हमने जब से पॉलिटिक्स को देखना शुरू किया है तब से तो यही सुना था एक पार्टी होती है, पार्टी की पॉलिसी होती है, वो बयानिया होता है, लेकिन अब तो सिचुएशन ही बड़ी डिफरेंट आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम जो अवाम के सामने एक अपना नुक्ता रखे कि हम हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए या हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ना मुझे ये कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना हुकूमत मुझे अब बैकफुट पे जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आगाज में मेरा स्टांस कुछ और था, मैं कुछ और सोच रही थी, बट जब नवाज शरीफ साहब का टिल्ट आया, उनकी जो यू टर्न या उनकी जिस तरह की गुफ्तगू सामने आई, उसके बाद अब पर्सपेक्टिव आई एम श्योर कि पाकिस्तानी आवाम का भी बिल्कुल चेंज हो गया होगा। बड़ी मेहरबानी करण नाज, सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ ही। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं इस डिस्कशन को। वेलकम सर। लखनी साहब, आम बंदों की यही जो आप मैंने बताई यही चीज। हाँ देखिए, आपने बात की महंगाई की और गुर्बत की, और मैं आपको इसका जवाब बहुत सिंपल अल्फाज में कहूंगा। आपने लोगों की दुखती रक्त पे तो हाथ रख दिया, लेकिन लोगों को ये समझाना भी आपका फर्ज है कि महंगाई और गुर्बत जो है किस तरीके से खत्म होती है। दुनिया के कौन कौन से मुल्कों ने सक्सेसफुली खत्म किया है। इंडोनेशिया ने कैसे किया, मलेशिया ने कैसे किया, श्रीलंका कैसे कर रहा है, चाइना ने कैसे किया। चाइना ने 70% आबादी को गुर्बत से निकाल, अपनी 70% गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। कैसे निकाला है? कोई रॉकेट साइंस थी? नहीं, कुछ चीजें थी, राइट, कुछ गेजेस थे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। वो क्या थे और क्या हमारी हुकूमत वो चीज कर रही है या नहीं कर रही? क्या चीजें थी? एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कामयाब जवान क्या है, ताकि लोग कारोबार स्टार्ट करें और नौकरियां दें। नंबर 2, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये टर्बो बूस्ट देती है इकोनॉमी को। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो पॉलिसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अभी है, पिछले 50 सालों में क्या हम बना सके? नहीं बना सके। और आप इसका रिजल्ट देखिएगा, 70 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक्ड हैं, जो चल रही होंगी, कारोबार मिल रहा होगा, नौकरियां मिल रही होंगी। आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक है, कमाओ उतना, जितना खर्च करते हो उतना कमाओ या उससे ज्यादा कमाओ। टेलीफोन लाइन पे आता हूं, सीनियर एंड का पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मारिया मेमन साहिबा मेरे साथ हैं। मैडम, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
मैडम, एक तरफ तो जलसे नहीं रुकेंगे, अपोजिशन ने कहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जलसे नहीं करने देंगे। क्या देख रही हैं? टकराव देख रही हैं? मार्च इस्लामाबाद की तरफ देख रही हैं? क्या देख रही हैं मैडम? देखिए, इंतहाई बेतुकी बात है, क्योंकि जब पहली लहर आई थी कोविड की तो अपोजिशन बहुत ज्यादा दुहाइयां दे रही थी कि हुकूमत इसको सीरियसली नहीं ले रही, जिस तरह से लॉकडाउन करना चाहिए था हुकूमत नहीं वो लॉकडाउन कर रही, और किसी हद तक उनकी बात उस वक्त ठीक भी थी। और मैंने तो खुद अपने तमाम प्रोग्राम्स में इस बात पे बड़ी पोजीशन ली थी कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए, इफेक्टिव करना चाहिए, बेशक शॉर्ट टर्म के लिए करें, लेकिन बहरहाल समहाउ हुकूमत ने अपने उस स्मार्ट लॉकडाउन या जो भी उसे कहें उसके तहत मैनेज कर ली पहली लहर। और उस वक्त ऑपोजिशन गालिबन ये एक्सपेक्ट करी थी कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, शहबाज शरीफ साहब भी वापस आ गए, उनका ये ख्याल था कि यहाँ पे आके फिर खूब सियासत चमकाएंगे, लेकिन अल्लाह का करम है। वैसे फ्रैंकली वी डोंट नो व्हाट वर्क फॉर अस, क्योंकि जितने एसओपीज की फॉलो हुए हैं, जितनी यहाँ पे लॉकडाउन हुआ है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बहरहाल खुदा की जात ने करम कर दिया। अब जो दूसरी लहर आई है इसमें मुझे लगता है कि उल्टा हो गया है, हुकूमत पता नहीं सियासत के लिए उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है या जेन्युइनली, लेकिन बहरहाल हुकूमत की इससे पोजीशन कदरे मुस्तहकम और मजबूत। जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको सारे स्टैट्स बैक कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने कोविड सर्वाइवर्स हैं इन ऑपोजिशन पार्टीज में भी वो भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को तस्लीम करते हैं कि जी चूंकि बहुत ज्यादा एक मुश्किल बीमारी है तो बेहतर है जरा टोन डाउन कर दिया जाए, लेकिन चूंकि सियासी पोजीशन बहुत स्ट्रांग ले ली है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट तहरीके इंसाफ ने भी पिछले हफ्ते तक तो बहुत बड़ी बड़ी इवेंट्स किए, बहुत बड़े जलसे किए जीबी के इलेक्शन से पहले, उस वक्त भी नहीं किए जाने चाहिए थे, लेकिन अब अगर हुकूमत ये बात कह रही है कि आपको अपनी टोन डाउन करनी चाहिए, आई थिंक सबको इसको मानना चाहिए। और ये बड़ा अजीब सा तजाद है पीपल्स पार्टी का, बिकॉज आज मैं देख रही थी मेरे सामने अभी एक पेपर पड़ा है जिसमें वो स्मार्ट लॉकडाउन सिंध के और कराची के कुछ इलाकों में करने जा रहे हैं कल से। हाँ। अच्छा, वहां पे मुझे याद है मुराद अली शाह बाकायदा हाथ जोड़ते थे, रोया करते थे कि खुदा के वास्ते आप लॉकडाउन कीजिए। अब वही सिंध हुकूमत जो है वो कह रही है, मतलब मैं कुंडी साहब को सुन रही थी, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि हम पीडीएम का जलसा करके ही दम लेंगे पेशावर में। तो ये सियासत जो हो रही है इतने कौमी इशू, अहम कौमी इशूज पे, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैडम, क्या गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को आपने बहुत ही क्लोजली आपने देखा, आप खुद वहां थी, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, खुद आप चीजों को देख रही थी। इलेक्शन के बाद पीडीएम का जो बयानिया है जाती हर किसी पार्टी का नहीं हो गया है। देखिए, पीडीएम के जो बयानिया है ना उसका जीबी के इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो। इसलिए मैं बात कह रही हूँ कि वहाँ जो इलेक्शन होता है उसकी बड़ी लोकल पॉलिटिक्स होती है, लोकल कैंडिडेट्स होते हैं। विफाक की सियासत का थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, वहाँ बिलावल आ रहे हैं, मरियम आ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी तकारीर की बेसिस पे वहाँ पे वोटिंग डिसाइड होनी है? लोगों ने अपने इश्यूज देखने हैं वहाँ पे, उन्होंने ये देखना है विफाक में पार्टी कौन सी, उन्होंने देखना है कैंडिडेट कौन सा हमारा पसंदीदा है। इन इश्यूज के ऊपर वो तमाम सियासत करते हैं। वो इस बात पे नहीं वोट करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के प्रो या एंटी पोजिशन ली हुई है, वो इस बात पे वोट नहीं करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने कितनी एक्सटेंसिव कैंपेन की, जो कि उन्होंने की है। मैं समझती हूँ कि बिलावल सिंगल हैंडेडली पूरी कैंपेन को वो उन्होंने उठाया है, और ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज है जो पीपल्स पार्टी की क्रेडिट पे जाती है। लेकिन वहां पे वोटर ये देखेगा जी कि अगर हम बिलावल को, पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? जो पिछले 2.5 साल से हमारे फंड्स रुके हुए थे पीपल्स पार्टी को ताकत में लाने के बाद, तो हमारे फंड्स तो हमें नहीं मिलने वाले ना। तो बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है लोगों की वहां पर, और चूंकि एक ट्रेंड है कि विफाक के साथ ही जाना है तो ऐसा, हाँ, अलबत्ता कुछ सीटों के ऊपर जो पीपल्स पार्टी की ग्रीवेंसेस हैं बहुत जेन्युइन है, वो समझते हैं कि हमें इनसे ज्यादा नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, जो कि लोगों की कैलकुलेशन भी थी। प्री पोल चीजें कुछ मैनेज भी की गई हैं, जो सियासी जोड़ तोड़ है वो भी किया गया है, लेकिन मोर और लेस अगर हम कहें कि पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत नहीं बननी थी तो जी ऐसा होता नहीं है और ना ही ऐसा होना था। बड़ी मेहरबानी मारिया मेमन, सीनियर फिर सब पीडीएम का बयानिया जो है हर किसी का जाती बयानिया हो गया है, जिस तरह कह रहे हैं, आप क्या कहें? सर देखें, पीडीएम का शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ है और एक ही टारगेट है, और वो है पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की आवाम और उनके लिए बेहतरी। और हम शुरू दिन से ही एक ही बयानिया दे रहे हैं और सबका एक ही मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत अब नहीं चल सकती। इस हुकूमत के जो फेलियर्स हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब हमें ये लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस टर्न पे जा रही है जहाँ से हमें शदीद नुकसानात होंगे। अब देखें, ये जो हुकूमत है, करंट हुकूमत, वो
कोरोना के पीछे अभी उसको ढाल बना के और उसके पीछे छुप रही है। और जो पहले पीडीएम के जलसे हुए हैं उनसे उनको अंदाजा हो गया था कि अभी ये जो है वो मूवमेंट एक जो है वो मोमेंटम पकड़ रही है और आगे जाके और भी ज्यादा बड़े जलसे होंगे और उनसे इनकी अपनी हुकूमत को खतरा है। ठीक है, लखनी साहब आपको क्या लगता है, वाकई ये हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है जिस तरह पीर साहब कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी वो नहीं। कोरोना तो है, हकीकत है, कोरोना के अंदर कोई वो तो नहीं है। तो सही, मैं पहले वाली बात भी अपनी अधूरी छोड़ दी है। क्या यू वांट मी कि मैं उस पे जाऊं या नहीं? आप इसको ज्यादा इसको जब फिर उस पे चले। देखिए, कोरोना की जो है ये हकीकत जो है और बड़ी सीरियस है। और बार बार जो हम जो हमारे जो जिन्होंने तज्जिया किया अभी किरण साहिबा और दूसरी जो है उन्होंने बड़ी सही बात की मारिया साहिबा ने कि देखें ये जो हमारी इकॉनमी है उसको साथ साथ लेके चलना है। उसके लिए जरूरी है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन करें। स्मार्ट लॉकडाउन में इस तरह के जलसे जुलूस जो है नहीं हो सकते, और अगर कोई हुए भी हैं तो वो उस वक्त हुए हैं जब कोरोना जो है स्टेबल सिचुएशन में था। अभी पूरी दुनिया में स्पाइक के ऊपर है, वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन थोड़े दिनों में आ जाएगी, लग भी जाएगी। लोगों को 4-6 महीने लगेंगे। ये 4-6 महीने हमें पॉलिटिक्स से ऊपर रियासत को रखना चाहिए और रियासत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। रियासत हमारी जो इकोनॉमी है, गरीब लोग हैं, उनकी जो रोजगार है उसको खराब नहीं करना चाहिए। सर लाखनी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे शो में आए, पहली दफा मेरे शो में आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। पीर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आज मैं एक्स्ट्रा नहीं ले रहा इसीलिए टाइम कम है, इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।